अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं करामत भट्टी अपने नए व्लॉग के साथ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुछ अर्सा से तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से कुछ वक्फ़ा हुआ। अल्लाह ताला ने अब सेहतयाबी दी है तो इंशाअल्लाह ताला तवक्को है कि बग़ैर किसी वक्फ़े के इंशाअल्लाह आप तक व्लॉग पहुँचेगा। आज कौमी मंजरनामे पे बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं जिन पे बात की जा सकती है सैलाब ज़दगान के हवाले से, और जिस तरह से सिंध में, बलूचिस्तान में और ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब में जो सैलाब की सूरत हाल है और 1000 के करीब जिस तरह लोग अपनी जान से गए हैं, जिनमें से 350 के करीब बच्चे भी हैं, उनका हवाले से और उस हवाले से जो सरगर्मियाँ हो रही हैं हुकूमती सतह पर और अपोजिशन की सतह पे, वो अपनी जगह पे एक अलग मामला है, एक अहम मामला है। आपसे गुजारिश होगी कि आप जहाँ जहाँ भी जिस तरह से भी सैलाब ज़दगान के लिए माली इमदाद कर सकते हों तो उसमें कोई गुरेज ना कीजिएगा। आपसे ये भी गुजारिश होगी कि अगर आप दुआ समझते हैं कि आपकी तो दुआ भी बड़ी उन लोगों के लिए कीमती है। बहरहाल हर तरह से उनका दर्द जो है वो हमारे दिल में रहे, ये चीज़ ज़हन में रहनी चाहिए। एक और चीज़ जो है वो वज़ीर आज़म का दौरा जो कतर है पिछले दिनों वहाँ पे गए थे, और उस हवाले से जो उन्होंने इमदाद के लिए वहाँ पे बात की और जो वहाँ से प्लेज किया गया, जो कहा गया, उस हवाले से भी जो है वो कौमी मंजरनामे पे वो छाए हुए हैं ये मौज़ूआत। एक और मौजू जो है वो इमरान खान जो है उनके हवाले से उन पर मुकदमात और उनकी ज़मानत पिछले दिनों जो हुई, उस हवाले से ये एक चीज़ें हैं। लेकिन आज एक और पहलू जो है वो बड़ा अहम है, उस पहलू पर हम चाहता हूँ कि आज का व्लॉग किया जाए। ये पहलू ये है सवात में तालिबान का नए सिरे से सर उठाना। ये जब ये ख़बरें जो हैं वो कौमी मीडिया पर इस हवाले से छप रही हैं, तो सबसे ज़रूरी जो उसमें एक चीज़ हुई है, जो अमल हुआ है, वो ये हुआ है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो उसके आखिर में जो एक बयानिया जो है वो जो जारी किया गया है, जो बयान जारी किया गया है सरकारी तौर पर, उसमें ये कहा गया है, ये डान की खबर है, जिसमें ये कहा गया है कि उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि जो फ़ौज है, तमाम फार्मेशंस जो हैं वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए हर तरह से तैयार रहें। और ये दहशत गर्दी की जंग जो है बलूचिस्तान का नाम बीच में लिया गया और ख़ास तौर पे KPK का इसमें नाम लिया गया। तो डान ने उसमें से इस प्रिपेयर्डनेस को, इस तैयारी को, उसमें से जो सुराग लगाया डान का जो नुमाइंदा थे बाकर सजाद सैयद, तो उनके ख्याल में ये है कि सख्ती के साथ फॉलो करने की जो है वो उसमें फ़ैसला किया गया है। उनका कहना था कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं उनका जो है वो सख्ती के साथ उनसे निपटने का फ़ैसला हुआ है। तो ये एक बात है, देखना ये होगा कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने ये जो फ़ैसला किया उसमें अगरचे सैलाब के हवाले से भी जो सूरत हाल है और उनकी इमदाद के हवाले से जो है उस हवाले से भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में यकीनी तौर पर बात हुई, और इसकी सरबराही जो है वो आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने की। देखना यह है कि स्वात में आखिर क्या है। कुछ अर्सा पहले स्वात के अंदर एक वाक़या हुआ था अचानक से, जिससे ये एक पहले तो अफवाहें लोग सुन रहे थे, बातें कर रहे थे मुख्तलिफ अखबारात में, सोशल मीडिया के ज़रिए से, या एक छोटी मोटी खबरें ये आ रही थी कि तालिबान जो दोबारा स्वात में जो है 2006-07 के बाद जो है दोबारा अपने पंजे जमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक दिन ये वाक़या हुआ कि 7 लोगों को अगवा किया तालिबान ने और उनकी वीडियो जारी की, जिसमें DSP मट्टा भी थे और बाकी लोग भी थे, और उनके हवाले से जो जब वो वीडियो गई उसमें एक मेजर भी थे, बताया गया कि ये फ़ौज के मेजर हैं, कुछ और लोग भी थे। DSP मट्टा जो थे उनको गोलियां लगी हुई थी, और उस हवाले से उन्होंने एक रिकॉर्डिंग की और उसको रिकॉर्डिंग करके तो वो तालिबान ने उसको जारी किया, जिसके बाद बड़े पैमाने पे वहाँ पे जो है वो अनसर्टेनिटी या बेयकीनी इलाका में फैली, और इलाका के लोग जो है ख़ास तौर पे स्वात कौमी जिरगा जो है वो दोबारा से मुतहर्रक हुआ। ये 2006 में जिरगा बना था, और उस लोगों ने एहतजाज किया, स्वात में किया, मट्टा में किया, दीर में किया, मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने एहतजाज किया, और उनका ये कहना था कि तालिबान के साथ चूँकि हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है तो हम किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे कि हमारे इलाके में अब जो अमन आ चुका है और कितने ही साल इसको हो गए हैं तो दोबारा तालिबान को वहाँ पर लाकर बसाया जाए। तो बहरहाल ये हुआ कि वो उस तालिबान लोगों ने एहतजाज किया, और उस एहतजाज के पस मंज़र में लोगों को लगा कि तालिबान का दोबारा अहिया होने जा रहा है, और गालिबन ये जो कल वाली जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो एलामिया है जो उसका जारी किया गया है, वो एलामिया गालिबन वहाँ के लोगों की उस सोच को अकोमोडेट करता है अपने अंदर कि तालिबान के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। स्वात कौमी जिरगा ने क्यों इतना सख्त रद्द-ए-अमल दिया? स्वात कौमी जिरगा के लोगों का कहना ये है कि हमारा जो पहले 16-17 साल पहले जो अमन आया था, हमने लाखों हज़ारों लोगों की कुर्बानियाँ दी थी, फ़ौज ने कुर्बानियाँ दी, मकामी लोगों ने कुर्बानियाँ दी, एक जिद्दोजहद की और तालिबान से वहाँ से निकालने में कामयाबी हासिल की।
अब वो अगर दोबारा आ जाएंगे, स्वात पर कब्जा कर लेंगे तो हमारा जीना जो है वो मुश्किल कर देंगे। उन लोगों का भी जिन लोगों ने उस वक्त फ़ौज का साथ दिया था और फ़ौज की हमायत की थी, अब जब वो आएंगे तो जाहिर है उन लोगों का ख्याल है कि वो दोबारा से तालिबान के इंतकाम का निशाना बन सकते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि तालिबान वहाँ पर दोबारा जो है वो वापस आए। मुज़ाकरात जो है तालिबान के साथ, तालिबान कैसे हो गया अचानक, जबकि सवात जो है इसकी किसी और अफ़गानिस्तान के साथ सरहद नहीं मिलती, किसी और मुल्क के साथ सरहद नहीं मिलती, तो तालिबान आखिर आ कहाँ से गए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सवात कौमी जिरगा जब बैठा तो उन्होंने ये डॉट्स मिलाने की कोशिश की थी कि आखिर कैसे ये मुमकिन हुआ कि लोग वहाँ से आ जाएं, तालिबान आ जाएं, जबकि अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर भी नहीं लगता, और वहाँ पे आ जाएं और वहाँ पे आके वो रहना शुरू कर दें और लोगों को अगवा करना शुरू कर दें, असले की नुमाइश करें और जब मर्ज़ी हो किसी को अगवा करें और जब जो मर्ज़ी हो इसमें। तो इस हवाले से उनका ये था। तो मुज़ाकरात जो है उनका कहना ये है, कौमी सवात कौमी जिरगा का मतलब कहने का ये है कि ये एक अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए से जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जो फ़ौज है, वो उन लोगों को वहाँ पे बिठाने जा रही है, दोबारा उनको आबाद करने जा रही है। तो अब अंडरस्टैंडिंग क्या है, चूँकि आप जानते हैं कि कई कम से कम 7-8 माह हो गए हैं अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, और जलालुद्दीन हक्कानी ग्रुप जो है वो ख़ास तौर पर तालिबान के साथ मुज़ाकरात को फैसिलिटेट कर रहे हैं, TTP के साथ वो फैसिलिटेट कर रहे हैं मुज़ाकरात को, और उनकी ये ख्वाहिश क्या है हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी जो TTP है उनके दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हों, और अगर ये कामयाब हों तो उनका ख्याल है कि उनको अपने मुल्क में तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इस मुज़ाकरात के अमल को पेचीदा बनाया है 2 वाक़यात ने। एक वाक़या ये है कि उमर खालिद खुरासानी जो हैं वो एक बम धमाके में अफ़गानिस्तान में वो जो है वो जान से गए, और तालिबान का ख्याल है कि ये एक जो है हमारे मुआहदे की जो है वो खिलाफ वर्जी हुई है, और जानबूझकर उनको जो है उनके खिलाफ हमला हुआ है, उन्हें जो है वो जान से जाना पड़ा है उनके सीनियर कमांडर को, जो कि उनके तर्जमान भी थे। एक और तालिबान जो अफ़गानिस्तान के ख़ास तौर पर इस हवाले से मुश्किल में आए वो ये था कि अयमन ज़वाहिरी जो अलकायदा के हवाले से कहा जाता है कि उसके चीफ हैं, उन पर एक ड्रोन हमला अमेरिका ने किया और उस ड्रोन हमले में वो वाइप आउट हुए। तो उस हवाले से भी उन पर दबाव है कि भाई अमेरिका ने ये हमला किया, अगरचे तालिबान जो है वो ये कहते हैं कि हमें अभी तक उनकी बॉडी नहीं मिली है अयमन ज़वाहिरी की, और जो हम तहकीकात कर रहे हैं तो जो भी तहकीकात होंगी हम उनको शेयर करेंगे। तो हम अपने उस इशू की तरफ वापस आते हैं कि पाकिस्तानी तालिबान के साथ जो है अफ़गानिस्तान हुकूमत की वसादत से अफ़गानिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तानी जो मुतलका लोग हैं वो उनके साथ डायलाग में लगे हुए हैं, और उसी डायलाग का शाखसाना स्वात के लोग समझते हैं, अपरदीद के लोग ये समझते हैं कि जब कुछ लोग वापस आके दोबारा वहाँ पे आबाद हुए हैं तो उसकी वजह यह है कि हुकूमत पाकिस्तान या मिलिट्री या मिल के जो स्टेक होल्डर हैं वो उनको यहाँ पे लाना चाहते हैं। अब तालिबान की मुश्किलात क्या हैं? तालिबान अफ़गानिस्तान के तालिबान की मुश्किलात ये हैं कि अगर वो अफ़गानिस्तान में जो TTP वाले लोग हैं, अगर वो उनको वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं या सख्ती करते हैं, तो वहाँ पे इंतहापसंद ग्रुप पहले से मौजूद है अफ़गानिस्तान के अंदर, जैसे ISIS वाले हैं या जिस तरह दाइश वाले हैं, तो उनको ये है कि अगर हम इनको प्रेस करेंगे, पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं, और कंधारी ग्रुप जो है वो वैसे ही पहले ही ख़िलाफ़ है TTP के, और जलालुद्दीन हक्कानी ग्रुप जो है, सराजुद्दीन हक्कानी जो ग्रुप है, उनकी ख्वाहिश है कि इनकी आपस में डायलाग के साथ ये लोग पाकिस्तान में चले जाएं। तो अगर वो कहते हैं कि सख्ती करें तो ऐसा ना हो कि ये लोग दाइश को ज्वाइन कर ले, बाकी तंजीमों को ज्वाइन कर ले, और अफ़गानिस्तान के तालिबान के लिए इसमें मुश्किल हो, इसलिए वो ये चाहते हैं कि ये मामला एमिकेबली हल हो। तालिबान का मसला ये है, और तालिबान को दूसरी तरफ हमने ये पहले भी कहा था एक तज़किये में कि तालिबान पाकिस्तान के साथ भी, पाकिस्तान उनका हमायती है, दुनिया में अभी तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया गया, और पाकिस्तान उनका एडवोकेट है, वकील है, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की हुकूमत के साथ उनके तल्लुकात ख़राब हों, वो पाकिस्तान को भी राज़ी रखना चाहते हैं, वो तालिबान के साथ भी लड़ाई नहीं करना चाहते। सो जो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन था वो यही था कि इनको डायलाग में इंगेज करें, सो वो उनको डायलाग में इंगेज किया हुआ है। KPK की हुकूमत का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? KPK की हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जो थोड़ी बहुत हुई थी कुछ अर्सा पहले, ISPR ने भी ये कहा था, फ़ौज के तर्जमान ने भी ये कहा था, और KPK गवर्नमेंट जो है उसका भी मामले खसूसी है बैरिस्टर सैफ, वो भी ये कहते हैं कि जो छोटा मोटा स्वात के इलाके में कहीं पे जो थोड़ा बहुत सर उठाया था तालिबान ने, तो हम उनको पसपा कर दिया है, हम उनको भगा दिया, और इलाका पूरी तरह से क्लियर है। उनका कहना ये है कि अगर कुछ लोगों की रिश्तेदारियां हैं, ये KPK के तर्जमान जो हैं वो जो मामले खसूसी हैं बैरिस्टर सैफ, उनका ये कहना है कि तालिबान के यहाँ पे बच्चे हैं, फैमिलियाँ हैं, लोग हैं, और अगर वो उनके साथ आके कोई रहना चाहता है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, हम उनको कैसे रोक सकते हैं? अगर कोई कानून तोड़ता है, कोई वायलेशन करता है, कोई किसी दाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करता है, तो फिर बिल्कुल जो है वो कानून हरकत में आएगा। लेकिन अगर वो लोग आके पुरअमन तरीके से वहाँ पर रहना चाहते हैं तो उसमें उसके जो है हम कैसे उनको इस चीज़ से मना कर सकते हैं?
اب جبکہ جو سوات اور دیر کے جو لوگ ہیں، شانگلہ کے جو لوگ ہیں یا جو باقی ارد گرد کے لوگ ہیں، وہاں ان کو یہ گلہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب وہ جو کے پی کے ہیں، وہ محمود خان جو ہیں، ان کا تعلق مٹا سے ہے، اور انہوں نے نہ ابھی تک آفیشلی کوئی ایسا بیان دیا ہے اس حوالے سے، اور نہ ہی وہ علاقہ میں آئے ہیں لوگوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے طالبان کی جو حالیہ سرگرمی ہوئی تھی اس حوالے سے. سو اس لحاظ سے ان لوگوں کو گلہ ہے کہ ہماری سیکیورٹی کا بندوبست نہیں کیا جا رہا اور ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، اور جو سوات قومی جرگہ ہے اس کو بائی پاس کر کے کچھ اور لوگوں کو کھڑا کیا ہے سرکاری طور پر، اور ان سے بات کی جا رہی ہے، ان کے ذریعے بات کی جا رہی ہے، لیکن ہمیں جو اصل ہم جو اسٹیک ہولڈر ہیں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. سوات کے لوگوں کا بنیادی طور پہ مسئلہ کیا ہے؟ اگر ہم اس چیز کو نیرو ڈاؤن کریں تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ ہوٹلنگ انڈسٹری ہے، سیاحت کی انڈسٹری ہے، خوبصورت علاقہ ہے، دور دراز سے دنیا بھر سے لوگ وہاں پہ آتے ہیں، اور جب اس طرح کی کوئی غیر معمولی سرگرمی ہوتی ہے، فرض کریں طالبان وہاں پہ سر اٹھاتے ہیں یا وہاں پہ امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے یا اس طرح کی کوئی صورتحال ہوگی، تو یقینی طور پر وہاں کے لوگوں کا کاروبار جو ہے وہ بند ہوگا، وہاں پہ سیاحت ختم ہوگی، لوگوں کا روزگار بند ہوگا، اور لوگوں کے لیے کھانے پینے جینے کے اسباب جو ہیں وہ سارے ہیمپر ہو جائیں گے، ساری اس میں رکاوٹ آ جائے گی. اس لیے ان لوگوں کا یہ معاشی مفاد بھی ہے اور سماجی مفاد بھی ہے اور نفسیاتی مفاد بھی ہے اور علاقائی مفاد بھی ہے کہ اس علاقہ میں بالکل جو ہے وہ امن رہے. حرف آخر کے طور پر اب بھی چونکہ طالبان نے اس کے بعد جب ڈی ایس پی مٹا کو انہوں نے اغوا کیا تھا اور زخمی کیا تھا اور ویڈیو جاری کی تھی، اس کے بعد طالبان کی طرف سے ابھی تک کوئی بڑا اقدام تو نہیں ہوا. یہ ضرور کہا گیا کہ حافظ گل بہادر گروپ کے جو 2 لوگ ہیں ان کو شمالی وزیرستان میں انہوں نے کہا کہ انہیں مارا گیا ہے، اور ہمارے لیے یہ برداشت سے باہر ہو رہی ہے یہ بات کہ ہم ڈائلاگ کر رہے ہیں اور ابھی ہماری جو جنگ بندی ہے وہ جاری ہے، لیکن ہمارے 2 لوگوں کو مارا گیا ہے. لیکن اس کے علاوہ ابھی تک اس کا نہیں. لیکن مقامی لوگ جو ہیں وہ اب بھی کہتے ہیں کہ طالبان اب بھی علاقہ میں موجود ہے. یہ بالکل غلط بات ہے کہ وہ علاقہ چھوڑ کے کہیں چلے گئے. وہ پہاڑوں پہ ہیں، وہ غاروں کی کھائیوں میں ہیں، کنووں میں ہیں، وہاں پہ رہ رہے ہیں، اور جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کے اندر اپنے آپ کو انہوں نے تحلیل کر دیا ہوا ہے. اب یہ 2 طرح کے مختلف موقف ہیں. ایک موقف حکومت کا ہے، ایک پاک فوج کا ہے، اور ایک موقف جو ہے وہاں کے مقامی لوگوں کا ہے، اور ایک موقف طالبان کا ہے. اللہ کرے کہ اس سارے موقف میں سے کوئی درمیان کا راستہ نکلے. سارے لوگوں کو جب انتہا پسندی پہ کچھ لوگ تل جاتے ہیں تو آپ ان کو سمندر میں نہیں پھینک سکتے. کچھ لوگوں سے آپ ڈائلاگ کرتے ہیں، ان کو اپنی سوسائٹی کا حصہ بناتے ہیں، اور جو لوگ قانون کی عملداری کا یقین دلاتے ہیں ان کو معاشرہ اپنے اندر جذب کرتا ہے، اور جو قانون کی عملداری سے ہٹ جاتے ہیں، جو انتہا پسندی اختیار کرتے ہیں، ان کو پھر وائپ آؤٹ کرنے کی باری آتی ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ وہی بہتر ہو جو آئین اور قانون کے لحاظ سے بہتر ہے، جو وہاں کے معاشرے اور سوسائٹی کے لیے بہتر ہے، جو وہاں کے لوگ اور حکومتوں کے لیے بہتر ہے.